हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आरएसी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा बीटेक की थर्ड ईयर का है, यानी कि 6 सेमेस्टर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग आरएसी के मतलब समझेंगे कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग क्या होती है और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरएसी का मतलब क्या है ना। तो देखिए, आप मुझे छोटी सी बात बताइए। जैसे ही आप रेफ्रिजरेशन का मतलब समझते हो, है ना, या फिर आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप मुझे छोटी सी चीज सोच कर बताइए। क्या रेफ्रिजरेशन जैसे ही आपके दिमाग में आता है, रेफ्रिजरेशन जैसे ही आप वर्ड सुनते हो दोस्तों, तो आपके मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं इसको आप कूलिंग से लिंक करते हो, है ना। क्या करते हो? कूलिंग से। आपने देखा भी होगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जो आपके घर में होते हैं, गर्मियों में काम आते हैं, है ना, बर्फ ठंडे पानी वगैरह हम लोग पीते हैं। तो कहीं ना कहीं कूलिंग से आपके मन में, जैसे ही मैं अगर वर्ड बोलूंगा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कूलिंग बताओगे बताओगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग इन जनरल कूलिंग बोल देते हैं रेफ्रिजरेशन को, बट ऐसा नहीं होता है। आप छोटी सी बात मेरी समझिए कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है ना। तो मान लो सपोज दैट मैंने कोई भी पानी मान लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोतल है ना। कोई भी बोतल हो गई या फिर कोई भी बीकर हो गया दोस्तों। बीकर के अंदर मैंने क्या किया? बॉयल पानी रख दिया। ठीक है ना। क्या रख दिया मैंने दोस्तों? बॉयल पानी रख दिया। और इस बॉयल का जो पानी है, मान लो नॉर्मल नॉर्मल वाटर था हमारा। पहले नॉर्मल वाटर था दोस्तों हमारे पास, है ना। नॉर्मल पानी था। इसका जो टेम्परेचर था मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था। नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस था, है ना। यानी कि एटमोस्फेयरिक जो टेम्परेचर था उसके बराबर ही था लगभग, मान लो हम लोग। फिर हमने क्या किया? नॉर्मल वाटर को, ये हमारे पास बीकर था, इसके अंदर नॉर्मल वाटर भरा और इसको हमने क्या किया? हीट अप कर दिया दोस्तों। जब हीट अप कर दिया तो कहीं ना कहीं जो हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर जो था उससे हमने इंक्रीज किया। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा बॉइलिंग हो जाती है, तो हमने क्या बॉइलिंग कर दी, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर पहुंच गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग एक बात याद रखना, अगर मैं इस वाटर को, बीकर को थोड़े समय के लिए मैं छोड़ दूंगा, कहीं भी बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ दूंगा, यानी कि या फिर अपने रूम में ही छोड़ दूंगा, तो आप लोग देख पाओगे एक चीज कि जो वाटर का टेम्परेचर 1110 है, यानी कि जो बॉइलिंग के बाद हमको देखने को मिला है, ये ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। और कितना कम हो सकता है? नॉर्मल वाटर जितना, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, उतना ही कम हो सकता है। उससे ज्यादा नीचे कम नहीं होगा दोस्तों। अगर उससे ज्यादा नीचे हमें कम करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना। फिर हम कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेंगे दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन। इतना आपको याद रखना है। जब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर से जब हम नीचे ले जाते हैं, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, उससे जब हम लोग नीचे ले जाते हैं, यानी कि उससे कम करते हैं टेम्परेचर को, तब हमको रेफ्रिजरेशन देखने को मिलता है। जबकि कूलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कूलिंग क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। आपको नॉर्मली पता है कि 110 डिग्री से अगर हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है हमारे वाटर को, तो हमको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक क्या है, अपने आप ही 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा थोड़े समय के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन में आपको केवल एक बात याद रखनी है, इट इज ए कूलिंग प्रोसेस। होती तो ये भी कूलिंग प्रोसेस है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो होती है ना। कूलिंग प्रोसेस ऑफ बॉडीज स्पेसिस टू अ टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर से हम लोग कम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रेफ्रिजरेशन। इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगर मैं कूलिंग की बात करूं दोस्तों, तो कूलिंग क्या होता है? इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है ना। इट इज ए प्रोसेस इन विच फाइनल टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आता है हमारा, उस यानी कि कूलिंग में आपको याद रखना है 110 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही कूलिंग हो सकती है दोस्तों। इससे नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो वो रेफ्रिजरेशन हमारे अंदर आ जाएगा। तो 110 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग पहुंच रहे हैं। एक जनरल एग्जांपल दिया है दोस्तों मैंने, ये आप इतना याद मत रख लेना कि 110 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। ये तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। क्या
कि इट इज अ प्रोसेस विच फाइनल टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। फाइनल जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कूलिंग बोलते हैं। अगर फाइनल टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर से दोस्तों कम हो गया तो वो हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो रेफ्रिजरेशन में क्या है, कूलिंग ऑफ अ ग्लास वाटर, ग्लास के वाटर को हम लोग कूल करते हैं बाय आइस क्यूब। हम उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो उसका टेम्परेचर और गिराते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया रेफ्रिजरेशन दोस्तों। ठीक है। जबकि अगर मैं कूलिंग की बात करूं यहाँ पर, तो कूलिंग ऑफ अ कप ऑफ हॉट टी इन अ रूम, अगर हमने मान लो हमने एक कप के अंदर गरम गरम टी रख सकती है या फिर कॉफी रख रखी है और हमको रूम के टेम्परेचर में हम लोग छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो रूम के टेम्परेचर पहुंच जाएगी। वो क्या होती है हमारी कूलिंग, है ना, हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि हमने रेफ्रिजरेशन में क्या किया था दोस्तों, आइस क्यूब डाली थी, उसका टेम्परेचर और कम किया था, है ना। तो ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन और कूलिंग। ठीक है, तो आपको एक वर्ड समझ आया होगा कि रेफ्रिजरेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हम लोग एयर कंडीशनिंग की भी बात कर लेते हैं, है ना। क्यों हम लोग आरएसी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो आरएसी के मतलब तो हमें आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एयर कंडीशनिंग की और बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, तो इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ एयर। हम क्या करते हैं, एयर का ट्रीटमेंट करते हैं, इन विच वी साइमल्टेनियसली कंट्रोल इट्स टेम्परेचर, जिसके अंदर हम लोग उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं और सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि एयर की हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हमें जिस तरीके की एयर चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए एयर का, ठंडी एयर चाहिए, गर्म एयर चाहिए, है ना, क्या उसका मॉइस्चर होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं हम लोग, कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं दोस्तों हम लोग। तो ये सब क्या है, एयर कंडीशनिंग के अंदर आती है। ठीक है, तो अब हमारे को समझ आ गया कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कूलिंग क्या होती है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वो क्या, हमारे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को और समझिए। देखो मैं समझाता हूँ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करूं, जिसको हम लोग टी आर से भी बोल देते हैं, यानी कि टन, है ना। देखो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर मैं अमेरिकन यूनिट की बात करूं तो 1 टन कितना होता है, 907 kg। ठीक है, और 1 TONNE 1 टन कितना होता है, 1000 kg। ये ब्रिटिश यूनिट होती है दोस्तों, इतना पहले आपको याद रखना है। तो देखो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है उसको समझिए। तो इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास कोई भी वाटर है, 1 टन ऑफ वाटर, क्या है दोस्तों, 1 टन ऑफ वाटर हमको कन्वर्ट करना है 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पे, कि हमारे पास 1 टन ऑफ वाटर का एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 1 टन ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है हमको। यानी कि हमको वाटर को कन्वर्ट करना है आइस में, 1 टन ऑफ वाटर को कन्वर्ट करना है आइस पे, और टेम्परेचर दोनों को कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना, कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट को निकालेंगे, क्योंकि अब देखो वाटर में से हीट निकालेंगे तभी तो आइस में कन्वर्ट होगा ना दोस्तों। तो वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर। तो मान लो हमारे पास Q बराबर क्या है, ml, हीट है हमारे पास Q, है ना। तो क्या है ml, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मास जनरली आप लोग जानते हैं, है ना, रेट को दर्शाता है m डॉट। तो मास कितना लेंगे हम लोग, 907 ले रहे हैं, क्योंकि 1 TON की बात में हम बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो मास लिया है 907 लिया है, पहली बात आपको याद रखना है। तो एल जो हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 334, है ना। तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ले रहे हैं हम लोग, और ये हमने क्या कर दिया, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में कर लिया, इसलिए 3600 को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया यहाँ पर। तो Q जो हमारा निकल के आता है 3.5 इंटू KW निकल कर आता है किलोवाट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग 1 टन ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है कि 1 टन कितना होता है, 107 kg हम लोग जनरली लेते हैं, यानी कि अमेरिकन यूनिट को ही कन्वर्ट लेते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में हम लोग COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, साथ ही इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।
तो दोस्तों देखो, ये सब पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ। जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, वो कौन कौन से यूज करते हैं दोस्तों। हम लोग देखो, सबसे पहली बात, ये यूज क्यों किए जाते हैं, ये भैया लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं, आपके फेरस हो सकते हैं, CO2 हो सकती है ना, H2O हो सकता है, वाटर हो सकता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है ना। तो ये सब क्या है, आपके कुछ रेफ्रिजरेंट हैं जो कि हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं COP के बारे में। तो देखो, एक चीज मेरे को खुद बताइए आप लोग, कि आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, ये जो सब्जेक्ट है अपना RAC, है ना, ये एप्लीकेशन पार्ट है किसका, थर्मोडायनेमिक का। तो आपने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, है ना। तो वही चीज है, आप लोग ऑलरेडी जानते होगे, ये क्या है हमारे पास T2, ये क्या है हमारे पास T1, है ना। सिंक और सोर्स होते हैं ना, वही। तो वही चीज है, यहाँ पर हमको क्या दिया जा रहा है, वर्क दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ये जो यहाँ पर जो स्टोरेज प्लेस होती है दोस्तों, है ना, यहाँ से Q1 से Q2 हीट हमारी सप्लाई हो रही है इस तरीके से। तो ये जो स्टोरेज प्लेस होती है दोस्तों, यहीं पे हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो, इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा आगे, जब मैं VCRS साइकिल आपको बताऊंगा ना, VCRS साइकिल, उसमें मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा स्टोरेज प्लेस क्या होती है। ठीक है, कैसे कंडेंशन एवापोरेटर काम करता है, वो सब चीज। फिलहाल अभी आप COP को समझिए, तो इसके बीच में न्यूमेरिकल करने हैं हमें, इसीलिए मैं पहले इसको समझाता हूँ आपको। देखो, COP अगर मैं निकालूँ रेफ्रिजरेशन की, COP निकालने के लिए, तो ये क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें यहाँ मिल रहा है Q1 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। वर्क इनपुट क्या है, हमने क्या दिया वर्क इनपुट, यही तो हम वर्क दे रहे हैं इसको, W तो वर्क दे रहे हैं। तो वही चीज है, अगर मैं COP निकालूंगा रेफ्रिजरेशन की, तो देखो, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिला है हमको, Q1 के ऊपर, तो मैंने Q1 लिख दिया। वर्क इनपुट हम क्या दे रहे हैं, W दे रहे हैं, तो हमने वर्क इनपुट W दे दिया। अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहते हो तो किस तरीके से लिखोगे, कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी कि RE इज द हीट रिमूव्ड फ्रॉम स्टोरेज प्लेस टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टोरेज प्लेस से क्या हीट रिमूव करते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, हीट रिमूव। खुद सोचिए, जब हम किसी चीज के, किसी भी कोई भी चीज है हमारे पास, है ना, जैसे वाटर वगैरह, या फिर अगर हमको उसको ठंडा करना है, तो हम क्या करेंगे, हीट को निकालेंगे ना, है ना, हीट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और मेंटेन करेंगे, लो टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यही चीज होती है दोस्तों रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो आप लोग क्या रख सकते हो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के अंदर, कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज द हीट रिमूव्ड फ्रॉम स्टोरेज प्लेस टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जनरल निकलता है। ठीक है, Q1/W। अच्छा देखो, इसको और समझिए, थोड़ी सी बात और मैं करता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपने देखा भी होगा ये रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में, आपने थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ा होगा कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है। तो यहाँ पर इसको भी समझ लीजिए, इसके बेसिस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक फॉर्मूला और निकल कर आता है। तो देखो, इसको हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोल देते हैं, और रिवर्स कार्नोट साइकिल भी बोल देते हैं। तो देखो, अगर मैं इसमें TS डायग्राम बनाऊं दोस्तों, तो देखो इस तरीके से TS डायग्राम होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना, ये हमारा डायग्राम बनता है। 1 से 2 हमारी क्या हो रही है, Q2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हीट क्या हाई टेम्परेचर पे है, यहाँ जो हीट है वो क्या है, लो टेम्परेचर पे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो हीट होती है हमारी, है ना, ये क्या है, हमारा स्टोरेज प्लेस है, क्योंकि क्यू क्या है, लो टेम्परेचर पे। तो यहीं पे हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, वहीं पे स्टोरेज प्लेस होता है हमारा, और वहीं पे हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, Q2। ठीक है, अब इसको समझिए कि अगर मैं COP, मैंने जैसे आपको बताया, COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है QL के ऊपर, तो मैंने QL लिख दिया, यानी कि हीट लोअर टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है, वही चीज है, यहाँ वर्क इनपुट है हमारे पास। अगर मैं इसमें दोस्तों थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ लगाऊं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, साइकिल के लिए नहीं पढ़ा है तो मैंने थर्मोडायनेमिक अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, अब वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो समझिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए हमारे क्या होता था, समीशन ऑफ W बराबर समीशन ऑफ Q।
यानी कि वर्क, जितना भी वर्क है डायरेक्ट हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं वर्क की बात करूँ दोस्तों, वर्क क्या है हमारे पास, नेगेटिव डब्ल्यू ले रहे हैं हम लोग, वर्क क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं, लेकिन क्या हमें करना पड़ रहा है वर्क। देखो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको पीछे बताया था, हमको यहाँ क्या है, वर्क करना पड़ रहा है, सिस्टम को वर्क देना पड़ रहा है हमको, है ना। सिस्टम को वर्क हमको देना पड़ रहा है, सिस्टम से वर्क मिल नहीं रहा है हमको, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, नेगेटिव डब्ल्यू। ये हमारा नेगेटिव डब्ल्यू हो गया। तो अगर मैं इसमें हीट की बात करूं तो हीट क्या है हमारे पास, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, है ना, क्यू एल माइनस क्यू एच। तो देखिए यहाँ पर वर्क इनपुट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, माइनस, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा दोस्तों, तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और देखो एक चीज, ये होगा हमारा वर्क इनपुट का फॉर्मूला। एक चीज और आपको पता है, जब हम हीट निकालते थे उसके अंदर, थर्मोडायनेमिक के अंदर, तो टीडीएस इक्वेशन का यूज करते थे, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी लगानी है हमको। देखो सीओपी अगर मैं निकालूं इसमें, इसके अंदर इसकी अगर मैं साइकिल की सीओपी निकालूं तो किस तरीके से निकलेगी, देखिए क्यू एल हमारे पास जो हीट है ना, ये क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारे पास यही तो है, क्यू एल। वर्क इनपुट हमारे पास क्या है, क्यू एच माइनस क्यू एल, तो वर्क इनपुट हमारे पास क्यू एच माइनस क्यू एल है। अब आपको पता है क्यू बराबर कितना होता है, टी डी एस। तो क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, टी डी एस, है ना, टी डी एस इक्वेशन लगा दी। डी एस की जगह मैंने डेल्टा एस लिख दिया, क्यू क्या हो गया, टी एल हो गया हमारे पास। इसी तरीके से दोस्तों टी एच की जगह टी एच डी एस और टी एल डी एस ये हमने लगा दिया, ठीक है ना, टी डी एस इक्वेशन को अप्लाई कर दिया। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, डेल एस से डेल एस कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, टेम्परेचर लो टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर हाई माइनस टेम्परेचर लो, है ना। तो वही टी जेड सीओपी अगर मैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की निकालूंगा तो क्या निकल कर आएगी दोस्तों, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। तो इस तरीके से हमारी सीओपी निकल कर आती है। इसको हम सीओपी मैक्स भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं, आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है सीओपी रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल दे रखा हो, जो वैल्यू दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। एक तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीओपी मैक्स निकालने के लिए, ये आपको याद रखना है। एक ये याद रखना है कि वर्क इनपुट किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, क्यू एच माइनस क्यू एल, है ना। मैंने T1 T2 नहीं लिया, डायरेक्ट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिया है, ताकि आपको आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। और एक आपको ये याद रखना है बस, सीओपी रेफ्रिजरेशन के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। बस इतने से फॉर्मूले याद रखने हैं, और देखिए सटाक से क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी, इसके बारे में भी आप लोग अभी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं सीओपी का सिग्निफिकेंस निकालूं दोस्तों, क्या होता है, सीओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रनिंग कॉस्ट के, ठीक है भाई। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका यूज आगे हो सकता है वैसे, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ना हो तो भी, ठीक है। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया हमारे ऊपर, देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं डायरेक्ट, लो अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, वर्किंग टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर आर -30 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर हैज अ सीओपी ऑफ 0.75 टाइम्स द मैक्सिमम सीओपी, ठीक है ना, एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 5 किलोवाट, फाइंड द वर्क इनपुट, हमको वर्क इनपुट निकालना है रेफ्रिजरेटर का। ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखो हमको लो टेम्परेचर दे रखा है -30 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो लो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, -30, ठीक है। इसको मैंने डिग्री सेल्सियस को मैंने क्या केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए मैंने क्या किया, 273 को ऐड किया। तो टीएल हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 243 केल्विन। इसी तरीके से हमको हाई टेम्परेचर दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए TH क्या है हमारे पास, 32 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 273 ऐड किया, है ना, 305 केल्विन। तो हमने क्या केल्विन में टेम्परेचर को निकाल लिया। अब देखिए हमको क्या दे रखा है, सीओपी, एक्चुअल जो सीओपी दे रखा है हमको 0.75 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम सीओपी, मैक्सिमम सीओपी के 0.75 टाइम्स दे रखा है। तो सीओपी एक्चुअल हमारे पास क्या हो गया, 0.75 टाइम ऑफ मैक्सिमम सीओपी, ठीक है ना, ये हमको दे रखा है। और हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रखा है RE, यानी कि 5 किलोवाट। तो देखिए RE हमारे पास कितना दे रखा है, 5 किलोवाट, ये हो गया।
अब यहाँ से हम लोग सीओपी मैक्सिमम निकालते हैं पहले, सबसे पहले। तो सीओपी मैक्सिमम मैंने क्या बताया था आपको, देखो पीछे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, सीओपी मैक्सिमम किस तरीके से निकालते हैं। इसको सीओपी मैक्स भी बोलते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। क्या होता है, टी एल लोअर टेम्परेचर, टी एच माइनस टी एल, इस तरीके से हम लोग सीओपी मैक्स निकालते हैं। दोस्तों वही हमको निकालना है सीओपी मैक्सिमम निकालने के लिए, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। ठीक है, टी एल हमारे पास लोअर टेम्परेचर कितना है 243, तो मैंने 243 लगा दिया। टी एच हमारे पास कितना है 305 लगा लिया। टी एल कितना है 243। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 3.91। आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब मैं सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास निकल के आ गया सीओपी मैक्स। अब देखिए सीओपी एक्चुअल निकालने के लिए इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। सीओपी एक्चुअल क्या है हमारे पास 0.75 इंटू सीओपी मैक्स। सीओपी मैक्स हमारे पास निकल कर आ ही गया ऑलरेडी 3.91, तो वही मैंने सीओपी एक्चुअल में क्या पुट कर दिया 0.75 मल्टीप्लाई बाई 3.91। ठीक है, ये कितना निकल कर आ गया हमारे पास 2.93, ये हमारे पास निकल कर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों अब हमको निकालना है सीओपी एक्चुअल। अब देखो सीओपी एक्चुअल क्या होता है ये आपको पता है, एक्चुअल सीओपी क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया था। सीओपी एक्चुअल क्या बताया था मैंने, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही तो बताया था। सीओपी एक्चुअल हमारे पास ये था, तो वही चीज मैंने निकाल दी। सीओपी एक्चुअल हमारे पास कितना होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वर्क इनपुट। ठीक है, और सीओपी एक्चुअल निकल कर कितना आया हमारे पास 2.93। तो देखो यहाँ मैंने 2.93 लिख दिया और सीओपी एक्चुअल की जगह क्या लिख दिया 2.93, जो यहाँ पर निकल कर आया था। और ये एक्चुअल में होता क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, है ना। तो देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको दिया दे रखा है कितना 5 किलोवाट, तो मैंने यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की जगह मैंने 5 किलोवाट लिख दिया। और वर्क इनपुट ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया 5.2.93 हो गया। इस तरीके से हमारा वर्क इनपुट जो निकल कर आया 1.70 किलोवाट। दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि वर्क इनपुट को निकालना था हमको। तो इस तरीके से इतनी इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चंस और हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं। ठीक है ना, तो देखो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेता हूँ और आप इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझको। ठीक है, देखो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज सेट एट 2 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, जो भी आपके घर में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, ये 2 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो रखा है एंड हैंडलेस अ थर्मल लोड। देखो हमको थर्मल लोड दे रखा है किलोजूल पर डे में। ठीक है, अब ये जो थर्मल लोड जो दोस्तों दे रखा है यही हमारे पास क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इसको ही हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है द एम्बियंट टेम्परेचर दे रखा है हमको, एम्बियंट यानी कि बाहर का टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस एंड सीओपी दे रखा है हमको कितना 0.5 टाइम्स ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का 0.5 टाइम हमको सीओपी दे रखा है। फाइंड द डेली इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इन किलोवाट हावर, किलोवाट हावर में निकालना है हमको। ठीक है ना, अब देखो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले वही टेम्परेचर को लिख लीजिए, क्या क्या टेम्परेचर दे रखा है हमको। लो टेम्परेचर दे रखा था 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 + 2 73, यानी कि हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। हाई टेम्परेचर हमको कितना दे रखा था 30, एम्बियंट टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है दोस्तों। इसको हमने 273 से ऐड किया यानी कि 303 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन लिखा करो। और हमको क्या दे रखा है ये 8000 दे रखा है किलो जूल पर डे में, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रखा है वो यहाँ पर लिख लीजिए। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना दे रखा है 8000 किलो जूल पर डे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए वही चीज हमको क्या इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन निकालना है, यानी कि हमको वर्क इनपुट निकलवाया है। ठीक है, वर्क इनपुट पूछा गया है, तो देखिए अब क्या पूछा गया है वर्क इनपुट कितना होगा। तो देखिए वही सीओपी मैक्स किस तरीके से हम लोग निकालते हैं टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, है ना, मैंने अभी आपको बताया था। तो टी एल हमारे पास कितना है 273 निकाल दिया हमने। टी एच हमारे पास कितना है 303 लिख लिया, है ना। तो ये हमारे पास सीओपी मैक्स कितना निकल कर आ गया 9.82। और सीओपी एक्चुअल कितना होता है, देखो एक्चुअल कितना सीओपी दे रखा है हमको यहाँ पर, सीओपी ऑफ सिस्टम इज 0.5 टाइम्स डेट ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, है ना। कार्नोट रेफ्रिजरेटर यानी कि सीओपी जो हमको दे रखा है मैक्सिमम सीओपी के 0.15 टाइम दे रखा है। तो सीओपी एक्चुअल कितना दे रखा है 0.5 टाइम ऑफ
COP मैक्स हमारे पास 9.82 निकला, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास COP एक्चुअल निकल कर आ गया 1.47 दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। COP एक्चुअल होता क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो COP एक्चुअल हमारे पास कितना निकल कर आया 1.47, तो वो मैंने COP एक्चुअल यहाँ पर लिख दिया। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको दे रखा था 8000, वर्क इनपुट हमसे पूछा गया है दोस्तों, तो वर्क इनपुट को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो वर्क इनपुट यहाँ पहुंच गया, ये नीचे आ गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो कितना आएगा 5442.17, ये आएगा किलो जूल पर डे में, क्योंकि हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इसी में दे रखा है। लेकिन हमसे पूछा कितना है, किलो वाट पर आवर में पूछा है दोस्तों। देखो यूनिट का ध्यान रखना है बस आपको। देखिए, तो ये तो किलो जूल पर डे में दे रखा है, तो देखो मैं क्या करूंगा इसमें, जैसे देखो किलो जूल पर डे ये हमको दे रखा है, इसमें मैं सेकंड का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, सेकंड का डिवाइड करूंगा नीचे। तो दोस्तों देखो, किलो जूल पर सेकंड ये जो होता है, ये अपना क्या होता है, किलो वाट, है ना। और देखो एक सेकंड में कितने होते हैं, 1/36, है ना, 100 कितना हावर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज एक सेकंड में इतने होते हैं, तो वही चीज मैंने एक सेकंड की जगह कितना हो गया, नीचे में क्या कर दूंगा 3600 से 36,000 से 3600 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो ये जो हमारे पास 5442.17 जो हमारा आंसर निकल कर आया था, इसमें मैंने क्या किया 3600 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास वर्क इनपुट निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 1.51 किलो वाट पर हावर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझना होता है किस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन करने का यही एक तरीका है, पहले उसको नोट करें क्या क्या आपको दे रखा है, आप ढंग से समझिए, ठीक है ना। बाकी COP की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इन्हीं न्यूमेरिकल से निकल कर आते हैं। वो मैंने आपको डेमो दे दिया किस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप मुझे मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर रखा है, वहां मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं उसमें VCRS साइकिल पढ़ाऊंगा।